नमस्कार। डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा कक्षा 12वीं की जो आरोह आपकी पुस्तक है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है और उसमें कवि हैं फिराक गोरखपुरी और उनकी कविता है रुबाइयाँ, गजल भी है इसमें पार्ट एक और रुबाइयाँ के साथ। तो अभी इस वीडियो में हम रुबाइयाँ सीखेंगे, ठीक है, उनका भावार्थ सीखेंगे। बेटा मैं आपको एक बात बता देती हूँ, रुबाइयाँ जो इसमें शीर्षक इन्होंने प्रयोग किया है, तो रुबाइयाँ एक छंद होता है, बड़ी ही मनमोहक कविता है ये। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है, आपको अच्छे से समझ भी आएगी क्योंकि इसमें बड़ा वात्सल्य जो रस है उसका प्रयोग किया गया है। 3-4 छंदों में तो कम से कम किया ही गया है। अब पहले वाला जो आपका छंद है हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसमें क्या है कि बच्चे का बड़ा सुंदर, यानी जो बच्चा जब खुश होता है हंसता है तो सबको अच्छा लगता है, तो उस ऐसे खिलखिलाते हुए बच्चे का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन चित्रण इसमें किया गया है। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। और एक चीज और फिर बता देती हूँ, मैं बार बार कहती रहती हूँ आपको कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें और पूरी कविता को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक जरूर सुने। 1-2 छंद सुन के पूरी कविता नहीं आती बेटा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। यानी एक ऐसी माँ का वर्णन कर रखा है कि माँ है घर के आंगन में, अपने बच्चे को मानो गोद में लेकर खड़ी है, ठीक है। तो आंगन में, यानी आंगन किसको बोलते हैं, घर के बाहर का जो बीच वाला खुला मैदान एक आंगन होता है, चौक बोलते हैं जिसको बोला जाता है, के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। तो चांद का टुकड़ा यानी बहुत प्यारा, समझ में आ रही है आपको। और माँ के लिए बेटा क्या है, उसका चांद का टुकड़ा है। तो इसलिए देखो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। आ गई समझ में। अगर आपसे काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो इसमें आप बता सकते हैं मुहावरेदार भाषा है। तो चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। यानी माँ अपने बेटे को आंगन में लेकर खड़ी है और उसे हाथों पर वह झुला रही है। हाँ, समझ में आ रहा है। यानी ऐसे गोद में उठा रखा है, उसको हाथों पर ऐसे झुलाते हैं जो, ठीक है, तो ऐसे झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है। तो रह रहकर माने बीच बीच में, हवा में, हवा चलती है जैसे, तो लोका देना, लोका बोलते हैं उछालने को, कि बीच बीच में क्या करती है वह मानो उस बच्चे को ऐसे ऊपर उछालती है, ठीक है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यानी जब बच्चे को वो ऊपर उछालती है, पहले गोद में लेकर खड़ी है, गोद में उसे हिला रही है और बीच बीच में हवा में वह ऊपर उछाल देती है। तो जब वो उछालती है तो बच्चा खुश होता है, खिलखिलाकर हंसता है। समझ में आ गई आपको, ठीक है। पैराग्राफ समझ आया कि माँ अपने बेटे को आंगन में लेकर खड़ी है, उसको गोद में लिया हुआ है और गोद में झुला रही है, बीच बीच में वो हवा में ऊपर की तरफ उछाल देती हैं। ऐसा उछलने पर बच्चे को खेल लगता है और वो जोर से खिलखिलाकर हंसता है। समझ गए बेटा। अब दूसरा पैराग्राफ है, इसमें भी बड़ा सुंदर और स्वाभाविक चित्रण है, माँ और बच्चे दोनों के लिए है, ठीक है। नहला के छलके निर्मल जल से। तो निर्मल माने स्वच्छ, पवित्र जल के लिए बोला है। अब छलका, छलका क्या होता है कि जब छोटे बच्चों को नहलाते हैं, मानो किसी चीज में पानी रखा है तो क्या करेंगे, हाथ मारते हैं, उसमें पानी क्या होता है, छलकता है, कुछ बाहर गिर जाता है, कुछ अंदर ही रहता है, ठीक है। तो नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, कि पहले तो साफ सुथरे जल में उसको नहलाकर, फिर दूसरा उलझे हुए गेसु बोलते हैं बालों को, ठीक है, केशों को, तो उन बालों में कंघी करके फिर किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को। यानी कितने प्रेम से बच्चा मुंह को देखता है, किसकी, माँ के मुंह को देखता है। जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। यानी माँ, देखो पूरी प्रक्रिया बताइए, पहले क्या करती है, मानो पानी से बच्चे को नहला दिया, उसके बाद उलझे हुए बालों में कंघी की, फिर उसके बाद जब वो घुटने में बिठाकर, यानी बैठी है, छोटा बच्चा इधर उधर ना भागे, जबरदस्ती कपड़े पहनाने पड़ते हैं कई बार, तो उसको पैरों में दबा लेती है, घुटनों में दबा लेती है। तो घुटनों के बीच में बैठाकर जब उसको सर से कुर्ता पहना के लाती है नीचे, तो मानो वो चेहरा अपनी माँ की तरफ जो देखता है तो कितने प्यार से वो देखता है। यानी उस चेहरे में को बड़े प्रेम भाव से वह मुंह को देखता है। कब देखता है, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। समझ में आ गई आपको। तो बच्चा बड़े प्रेम भाव से अपनी माँ के चेहरे को निहारता है,
ठीक है बेटा, यानी पहले पानी में नहलाती है, फिर बालों में कंघी करती है, फिर उसको घुटनों में दबाकर कुर्ता पहनाती है, कपड़ा पहनाती है। तो उस समय बच्चा अपनी माँ के मुंह को बड़े प्रेम भाव से देखता है। समझ में आई बेटा? नेक्स्ट है आगे, दीपावली की शाम घर पुते और सजे। इसमें भी बच्चे का ही वर्णन है। माना कि दीपावली पर्व की भी बात की है, लेकिन अक्सर आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जिद करने लगते हैं। अब माँ उनकी जिद को पूरा करने के लिए मानो उनमें बच्चा ही बन जाती है। माना दीपावली पर्व का वर्णन है, तो दीपावली के त्योहार पर शाम के समय घर पुते और सजे। पुतना समझते हो, जो व्हाइट वॉश करा लेते हैं हम मकानों के ऊपर। तो चूंकि पहले जो कच्चे मकान होते थे उनकी पुताई की जाती थी, यानी खुद घर वाले ही खड़िया मिट्टी से और गेरुए मिट्टी से थोड़ा करके उसको सफाई के लिए कर दिया करते थे। पहले आंगन भी कच्चे होते थे, यानी जमीन भी कच्ची होती थी, दीवारें भी कच्ची होती थी, तो हर त्योहार पे ऐसा कर लिया जाता था। ठीक है, तो दीपावली की शाम की चर्चा की है इन्होंने। दीपावली की शाम में क्या है, घर पुते हुए हैं और सजे हुए हैं। सजाना मतलब सजावट की हुई है। चीनी के खिलौने जगमगाते लामे। तो सारे लोग क्या करते हैं, चीनी मिट्टी के खिलौने होते हैं। अब मिट्टी भी नहीं लाओ चाहे, तो चीनी जो मिठाई के खिलौने आपने देखे होंगे, मिट्टी की बात नहीं करते हैं, चलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, मिठाई की बात करते हैं। आपने देखा होगा चीनी के बने हुए छोटे छोटे पक्षियों के जैसे डिजाइन के भी होते हैं। ठीक है, जैसे छोटे करवे भी होते हैं। तो वो किसके काम आते हैं, खाने के काम आते हैं। मानो प्रसाद में वो बांटे जाते हैं। तो छोटे छोटे खिलौने वो देखने में कैसे लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। तो चीनी के खिलौने जगमगाते लामे, माने चीनी के बने हुए मिठाई के जो खिलौने हैं वो लेकर आते हैं सब। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म लामे। तो वो क्या करते हैं, रूपवती माने रूपवान, जो मुखड़ा कैसा है, बहुत सुंदर है। तो वो खिलौने, समझ में आ रहा है आपको, हैं खिलौने लेकिन हैं चीनी के। तो वो किसके काम आएंगे, खेलने के नहीं आएंगे, खाने के काम आएंगे। तो उनको देख करके बच्चों के चेहरे पर क्या आ जाती है, मानो एक मुस्कुराहट आ जाती है। ठीक है, रूपवती मुखड़े पे एक नर्म लावे। तो नर्म क्या होती है, सरलता। समझ में आ रही है आपको? तो मुस्कुराहट, वो खिलौने, वो चीनी के बने हुए जो है मिठाई, वो उनके चेहरे पर खुशियां ले आती हैं। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और माँ क्या करती है, जो बच्चा कई बार जैसे छोटा घर बना लेता है, मानो उसको खुश करने के लिए, उसके चेहरे पर खुशियां और बढ़ाने के लिए, उसको प्रसन्न देखने के लिए, मानो उनके घर में दिए जलाती है। समझ में आ गई आपको? ठीक है, यानी बच्चों के खेल में ही लग जाती है। ये मान के चलिए कि घरौंदे में दिए जलाती है, घर में दिए जलाती है, बच्चा उसको देखकर खुश होता है। चीनी के खिलौने लाती हैं, मिठाई के खिलौने लाती हैं, उनको देखकर खुश होता है। तो यानी बच्चों की खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है दीपावली के त्योहार पर। समझ में आ गई बेटा? अब आगे है, फिर बच्चे की जिद का वर्णन किया है कि कई बार छोटे बच्चे कोई भी चीज को देखकर उसको प्राप्त करने की जिद करने लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारी चीजें उनको उपलब्ध हो जाएं। लेकिन जो माँ है वो चूंकि माँ है इसलिए समझदारी से काम लेती है, और ना काम बिगड़ने देती है और ना उसको परेशान होने देती है। तो कुछ इस तरह का वर्णन आगे पैराग्राफ में किया है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, यानी बच्चा क्या कर रहा है, आंगन में ठुनक रहा है। यानी जैसे ठुनकना समझते हो कि एक तो चाल होती है हम पैर रख के चलते हैं, एक जब जिद करते हैं तो चलते नहीं है और रुकते भी नहीं है, पैरों को बड़े जोर से जमीन पे पटक पटक के चलते हैं, साथ साथ में रोते भी हैं और पैरों को पटक के चलते हैं, गुस्से में, क्रोध में, जिद के कारण। तो बच्चा क्या कर रहा है, मानो आंगन में जिद के कारण ठुनक रहा है, यानी कदमों को जोर जोर से मारता हुआ, पटकता हुआ चल रहा है। किस लिए किया है ऐसा, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, कि जो बच्चा है वह किस पर ललचाया है, उसका मन किस पर आया है, चांद पर, यानी आकाश में खिलने वाला जो चंद्रमा है वो उसके ऊपर लालच किया हुआ है उसने। ठीक है, कि उसको वही चंद्रमा चाहिए। समझ में आ रही है, लालच करने से मतलब क्या है कि वो चंद्रमा उसको खिलौना चाहिए जो आकाश में खिला हुआ है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ। अब पहली दोनों लाइन समझ आई, यानी बच्चा जिद के कारण आंगन में ठुनक रहा है, इधर उधर पैर पटक के घूम रहा है, गुस्सा कर रहा है, और क्या चाहिए उसे, जिद में क्या मांगा उसने, चंद्रमा। ठीक है, अब माँ आकाश में खिलने वाला चंद्रमा कहां से लाए, लेकिन समझदारी माँ के पास ज्यादा है, इसलिए वो क्या करती है, दर्पण उसे देके,
यानी उस बच्चे के हाथ में उसने क्या किया, दर्पण दे दिया, शीशा दे दिया और कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। यानी उस आकाश के चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो उसे आईने में दिख रहा है, शीशे में नजर आ रहा है। तो हाथ में देखे क्या हुआ कि वो आकाश वाला चंद्रमा मानो तुम्हारे हाथ में आ गया। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा हम इसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं कि चूंकि माँ के लिए वह बच्चा चंद्रमा के मुख जैसा ही है, सबसे सुंदर है दुनिया का, इसलिए उसका खुद का मुख शीशे में दिखाकर वो उसको कहती है कि देख ये भी चंद्रमा ही है। बात समझ में आ गई बेटा? दोनों चीजें समझ गए। पहला मतलब पूरा पैराग्राफ एक बार वापस बता देती हूँ कि आंगन में जिद के कारण बच्चा इधर उधर पैर पटकते हुए घूम रहा है। जिद किस चीज की है कि उसको चांद चाहिए, चंद्रमा चाहिए। माँ क्या करती है, उसके हाथ में दर्पण यानी शीशा दे देती है और कहती है कि देख इस आईने में चांद उतर आया है। चांद उतरने से मतलब या तो आकाश के चंद्रमा के का प्रतिबिंब परछाई उसमें है इसलिए चंद्रमा आपके पास है, या फिर दूसरा ये कि आप भी चंद्रमा के जैसे सुंदर हो, आपका चेहरा इसमें दिख रहा है इसलिए चंद्रमा आपके पास है। दोनों चीजें बेटा समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये माँ का प्रेम भाव है और माँ की होशियारी चतुराई भी है जो बच्चे की जिद को पूरा करने में देखो कितनी आसानी से, कितनी सरलता से वह सफल हो जाती है। अब जो आगे वाला पैराग्राफ है इसका, उसमें क्या है, रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन किया है। अब त्योहार सारे ही बच्चों को खुश करने के लिए होते हैं। ठीक है, सारे त्योहारों पर ही बच्चों को खुशी मिलती है। अब इस रक्षाबंधन के लिए क्या है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। तो रक्षाबंधन की सुबह, अब रस की पुतली बोला इन्होंने, तो रस से क्या तात्पर्य है कि मीठे, मिठाई में कुछ खाने वाली चीजें, जैसे रक्षाबंधन पे सेवइयां बनाते हैं, कोई खीर बनाते हैं। ठीक है, रस की कोई भी चीज जो रसीली है, जो खाने में स्वादिष्ट है, वह छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। आकाश में क्या है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। अब बादल जब आकाश में होते हैं तो मौसम सुहावना हो जाता है। ठीक है बेटा, अब रक्षाबंधन कौन से वाले त्योहार में आता है, सॉरी रक्षाबंधन कौन से वाले महीने में आता है, सावन के महीने में आता है। तो सावन का महीना ऐसे ही मन को हरा भरा करने वाला है, मन को प्रसन्नता देने वाला है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है, आकाश में बादल भी रहते हैं, कभी कभी हल्की बरसात भी हो जाती है। ठीक है, तो रक्षाबंधन की सुबह खाने में तो रस की पुतली है, माने मिठाई है, स्वादिष्ट रसीला भोजन है। दूसरा, आकाश में बादल छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, यानी बिजली की भांति, जैसे बादलों के बीच बिजली कड़कती है, उसके रेशे दिखते हैं, चमकते हैं, उसी की भांति लच्छे माने जो रेशमी धागे हैं वो चमक रहे हैं। कौन से वाले धागे, भाई के बांधती चमकती राखी, कि जो बहन भाई के हाथ में रेशमी धागा बांध रही है, उस वह कैसा चमकदार है, जैसे आकाश के बादल छाए हुए हैं जो उनके बीच में चमकने वाली बिजली। तो समझ में आ गई बेटा? तो देखो कहां पर जाकर इन्होंने इसकी तुलना की है कि राखी बंधने वाली इतनी सुंदर है, इतनी चमकीली है, इतनी अच्छी है, मन को भाने वाली है, जैसे बादलों के बीच बिजली चमकती है ऐसे ही। यानी मौसम भी सुहावना है, खाने की चीजें भी अच्छी हैं और त्योहार भी अच्छा है। तो ये सब चीजों का वर्णन इस कविता में किया गया। रुबाइयां जो एक छंद है उसमें किया गया है। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है गजल, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।